नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक छोटी सी राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। और कौन सी चर्चा हो सकती है, मंत्रिमंडल अभी बन नहीं रहा है, विधानसभा में कार्रवाई जो है जिसकी जैसी उम्मीद की जा रही थी, छत्तीसगढ़ विधानसभा ठीक वैसी ही चल रही है, उसमें भी कोई हंगामा नहीं हुआ है। हंगामा जो होना है वो दिल्ली की संसद में चल रहा है, छत्तीसगढ़ उससे अभी मुक्त है। तो मैं एक खास व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, वो है नंद कुमार साय। नंद कुमार साय अभी भूपेश बघेल की सरकार रहते हुए, जब कांग्रेस पार्टी यहाँ राज कर रही थी छत्तीसगढ़ में, एक दिन अचानक उन्होंने भाजपा छोड़ दी। भाजपा को पता भी लग गया कि ये छोड़ रहे हैं, अपने घर से गायब भी हो गए वो रायपुर में और चले गए कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस में बड़ा जोर शोर से उनका स्वागत हुआ, मालाएं ही मालाएं उनके गले में डल रही थी कांग्रेस भवन में। बड़े नेता थे, भाजपा के बड़े नेता थे, उनको कांग्रेस में लाना, उनका कांग्रेस में आना एक बड़ी राजनीतिक घटना थी, इसलिए भी कि वो उस आदिवासी समुदाय से आते हैं जिसकी 1/3 आबादी इस प्रदेश में है। इसलिए भी भाजपा के एक इतने बड़े आदिवासी नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ जाएं चुनाव के कुछ महीने पहले, ये भूपेश बघेल की एक बड़ी जीत मानी जा रही थी। ठीक ऐसा ही एक करिश्मा जो है जादू की छड़ी से, जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने भी भाजपा के दर्जन भर, शायद 13 विधायकों का, दर्जन भर विधायकों का दल बदल करवा कर उन्होंने भी एक करिश्मा किया था। भूपेश बघेल बहुत ज़्यादा विधायक एक साथ तोड़ के नहीं ला पाए, लेकिन सबके 1 दर्जन विधायकों के बरोबर अकेले नंद कुमार साय थे, बड़े नेता थे। मैं नंद कुमार साय के बारे में जितना मुझको जुबानी याद है, उससे परे भी मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पहले पूरी घटना बतला दूं। कुछ महीने पहले कांग्रेस में आए हुए नंद कुमार साय अभी पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर वो फिर भाजपा में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक करके, धीरे धीरे एक एक कदम। कैसे कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के भाजपा के, विष्णुदेव साय, तो जाके मिले उनसे, नंद कुमार साय उनसे मिले जाकर, और उन्होंने भी सम्मान किया क्योंकि उनसे बुजुर्ग हैं, उम्र में बहुत ज़्यादा हैं, उम्र में शायद 15, 16, 17 साल बड़े हैं नंद कुमार साय विष्णुदेव साय से। तो विष्णुदेव साय ने कहा कि वो हमारे मार्गदर्शक रहे हुए हैं। उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा में वो वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा ये फैसला पार्टी के अध्यक्ष करेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष या देश के अध्यक्ष जो भी करें। बड़े नेताओं का फैसला भी बड़े लोग ही कर सकते हैं। नंद कुमार साय बहुत बड़े नेता थे। अभी उन्होंने कोई ऐसा इशारा किया नहीं है कि भाजपा की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सुबह का भूला हुआ शाम को जाएगा कहाँ, घर ही तो जाएगा। क्यों शशांक, क्या लगता है? हाँ, मोटे तौर पे यही लग रहा है कि वो शायद ही घूम फिर के अपने घर वापस आ जाएंगे भाजपा में, जहाँ उनकी जड़ें जमी हुई थी। मुझको ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी कुछ महीने पहले इन्होंने ऐसी कौन सी निराशा हो गई थी कि इन्होंने भाजपा छोड़ दी थी, कौन सी उम्मीद जगा दी थी भूपेश बघेल ने कि ये कांग्रेस चले गए थे, और अभी फिर कुछ महीनों के भीतर ही ऐसी कौन सी, किसी ने कहा है आज किसी ने सोशल मीडिया पर या कहीं पर लिखा है कि भंवरा एक बार फिर कमल फूल पे मंडरावत है, बैठा नहीं है अभी, मंडरा रहा है, ऐसा कहा है कि तो क्या ये चक्कर क्या था पूरा आपके हिसाब से? मोटे तौर पे ये था कि चुनाव नज़दीक आ रहे थे भाजपा में, और भाजपा से कांग्रेस के बीच की यात्रा उनकी 7 महीने की ही रही, 7 महीने की। तो बड़े नेताओं, कुछ नेताओं पर, कुछ असंतुष्ट नेताओं पर डोरे डालने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही थी। नंद कुमार साय स्वाभाविक तौर पे कोई पद ना मिलने की वजह से कुछ संगठन में, कोर ग्रुप में नहीं थे वगैरह, इस तरह के रहे, क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने से अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, कई बार के सांसद रहे, विधायक रहे, तो कुछ इस तरह का था। तो अंदर की बात ये थी कि इनको
भाजपा में लाने के, कांग्रेस में लाने के पीछे जो बड़ा उनके परिवार वालों का बड़ा वो रहा, क्या हाथ रहा, मतलब उनको प्रेशर देके कि आप जाइए, इस तरह का ऐसा प्रचारित है। ऐसा बेटी, खास करके बेटी का कोई फायदा वगैरह इनको हुआ होगा कांग्रेस में आने से? कांग्रेस से फायदा यही हुआ कि CSIDC का चेयरमैन बन गए। अरे चला चली की बेला जब सरकार के कार्यकाल की खुद ही की थी। दूसरा बड़ा फायदा ये था कि सबसे बड़ा था बंगला, हाँ। वो सरकारी बंगला था। हाँ। अब वो किसी पद में नहीं रह गया था तो बंगला एक समय बाद उनको खाली करना था। क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार थी, CSIDC का चेयरमैन हुआ तो बंगला उनके पास ही रहा। यानी बंगले में बने रहे इसलिए पार्टी बदल दी ऐसे? एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, एक वजह ये भी थी। लेकिन ये बड़े पुराने नेता है, सिद्धांत मैं देख रहा था, शशांक इनका परिचय देख रहा था मैं जी। ये 77 साल उम्र के हैं, 1 जनवरी 46 देश के आज़ादी के पहले पैदा हुए हैं ये। देश की आज़ादी के करीब करीब 8 महीने पहले पैदा हुए हैं ये। 8 महीने क्यों, ये करीब करीब 1.5 साल पहले पैदा हुए हैं देश की आज़ादी के। इसके बाद मैं इनका राजनीतिक जीवन देखता हूँ शशांक, हमको थोड़ा सा बताना चाहिए क्योंकि मैं भी अभी इसको देख रहा हूँ। 1977 का चुनाव, जिस समय जनसंघ नहीं रह गया था, भाजपा बनी नहीं थी, जनता पार्टी थी। उस जनता पार्टी के ज़माने में ये तपकरा के रहने वाले थे। बिल्कुल। तो ये उसमें वहाँ पर जीत कर आए हैं ये पहली बार 77 में, तपकरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जशपुर की तपकरा कॉन्स्टिट्यूंसी जी, वहाँ से जीत कर आए, ये विधायक बने जी। अगला चुनाव इन्होंने 77 से 80 तक रहे। 80 में जनता पार्टी की सरकार जो है जी, समय के पहले गिर गई 2.5 साल में जी। 85 में जब दोबारा इन्होंने चुनाव लड़ा जी, तो ये विधायक बने वहीं तपकरा से। तीसरी बार फिर विधायक बने 98 में, 98 में जी, जो 2003 तक रहे ये राज्य बनने के बाद भी 2003 तक तपकरा के ही थे ये विधायक। लेकिन इस बीच में वो सांसद भी रहे, सांसद रहे 1989 से 1991 तक। ये आधा कार्यकाल जैसा था जी। ये शायद बीच में कोई सरकार गिर गई थी, संसद ने कार्यकाल पूरा नहीं किया था जी। इसके बाद फिर ये बने सांसद 1996 में जी। फिर 98 तक रहे जी। फिर सरकार गिर गई जी। यानी ये 2 बार लोकसभा सदस्य बने, दोनों बार सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी, संसद कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। फिर ये तीसरी बार राज्य बनने के बाद में जब नेता प्रतिपक्ष का इनका कार्यकाल 2000 से 2003 तक पूरा हो गया छत्तीसगढ़ में, फिर ये लोकसभा का चुनाव लड़े सरगुजा से जी। इसके पहले 2 बार रायगढ़ से लड़े थे जी। सरगुजा से लड़े तो 2004 से 2009 जी। इस बीच में ये लोकसभा सदस्य रहे जी। लेकिन इस बीच में एक बार राज्यसभा में भी इनको पार्टी ने भेजा जी। इस बीच में यानी इसके बाद 2009 से 2016 तक ये दिलीप सिंह जूदेव की शायद सीट उस समय खाली हुई हो जी। तो दिलीप सिंह जूदेव की जगह ये बने थे राज्यसभा सदस्य जी। और इनकी आखिरी जो पोस्टिंग रही पार्टी की तरफ से जो मनोनीत किए गए वो राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी। जो कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा होता है, उसमें ये 17 से 20 तक, यानी 2016 में राज्यसभा इनका पूरा हुआ और 17 से 20 तक ये वहाँ पे चेयरमैन रहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। कुल मिला के ये है कि 1977 से लेके अभी 2020 तक पार्टी ने इनको लगातार कुछ न कुछ दिया, लगातार इनको विधायक बनाया, लड़ाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, राज्यसभा में भेजा। और तो और मैं अभी देख रहा था अविभाजित मध्य प्रदेश में 1997 से 2000 तक 3 साल इनको अविभाजित मध्य प्रदेश का पार्टी प्रेसिडेंट रखा, अविभाजित मध्य प्रदेश का पार्टी प्रेसिडेंट रखा। इनको क्या नहीं दिया एक किस्म से, कई बार सांसद बनाया, कई बार विधायक बनाया,
पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बनाया, इनको सब कुछ बनाया। इनको नेशनल कमीशन फॉर ट्राइब्स उसका प्रेसिडेंट बनाया। अब ये 2020 तक तो ये वहाँ पे रहे। 2020 से 2023 इस 3 साल में इतने बेचैन हो गए ये। अब बिल्कुल कुछ इस तरह का था, लेकिन आखिरी मुकाम करके अरुण साव के बनने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इनको महत्व मिलना शुरू हो गया था। अच्छा, हाँ, शुरू हो गया था। फिर से मुख्य धारा में आ रहे थे, ऐसा लग रहा था। आपको याद होगा कि एक सभा में राम विचार नेताम ने इनके बाल पे ही दांव लगा दिया था। हाँ, कि अगर सरकार नहीं बनी हाँ, तो ये बाल कटा लेंगे। यानी अपने राम विचार नेताम ने अपने बाल दांव पे नहीं लगाए थे, इनके बाल दांव पे लगा दिए। तो जैसा कमलनाथ दिग्विजय के लिए करते रहते हैं मध्य प्रदेश। और इन्होंने बिल्कुल हाथ हिलाकर उनको माना भी कि ऐसा होगा ऐसा। हाँ। लेकिन लोगों के लिए एक चौंकाने वाली बात रही सबके लिए कि ये चले भी गए भाजपा में। कांग्रेस में आए तो बड़ी उनको उम्मीद थी कि उन्हें विधानसभा टिकट मिलेगी। यानी इस बार तो भाजपा में रहते उनको उम्मीद नहीं थी ऐसा। हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उम्र 77 हो गई है, तो भाजपा में वैसे ही मार्गदर्शक मंडल। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वहाँ परिसीमन के बाद सीटें सीमित हो गई। 3 सीटें हैं। हाँ। एक कुनकुरी में स्वाभाविक रूप से ये जहाँ से चाहते थे वहाँ विष्णुदेव साय थे। हाँ। जशपुर में उरांव कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, उरांव आदिवासी समाज के। पत्थलगांव सेफ सीट नहीं थी, रामपुकार सिंह जैसे थे। अभी तो इनके लिए माकूल सीट नहीं थी भाजपा में। जी, 90 में एक आध सीट तो इनको दे सकते थे, लेकिन इनको सूट करती ऐसी सीट नहीं जी। एक दो जो बड़ी वजह जो सामने आई है, एक तो पारिवारिक वजह, क्योंकि पुत्री उनकी पहले से कांग्रेस में थी, उनका दबाव था कि ऐसा प्रचारित चर्चा में है कि वो जो है। दूसरा बंगला एक कारण था, तीसरा टिकट एक कारण होता था। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, जो वर्तमान सीएम है विष्णुदेव साय, इनसे इनकी रिश्तेदारी भी है। अच्छा, हाँ, अभी इन्होंने कहा विष्णुदेव साय ने कि हमारे मार्गदर्शक रहे हैं वो। बड़ी बात कही है। सभी ट्राइबल लीडर, केदार कश्यप का बयान भी एक तरह से फेवर में आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो है। और वो खुद कांग्रेस में थे, आ तो गए थे, लेकिन कांग्रेस में उनकी भूमिका सिर्फ भूपेश बघेल के चुनाव हेलीकॉप्टर सभाओं तक जाने तक ही थी। बस किसी तरह की कोई कोर कमेटी में नहीं था। मेरे ख्याल से 100 डे हनीमून इनका रहा है भूपेश के साथ। और मंत्री का दर्जा भी शायद इनका 100 दिन अधिक से अधिक रहा होगा, उसी के आसपास। हेलीकॉप्टर, सरकारी कार, ये सब भी 100 दिन के आसपास रहा होगा। सरकारी बंगला अभी फिर बंगला खतरे में पड़ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल न इनका कैबिनेट मंत्री दर्जा है, न CSIDC है, न कुछ है जी। तो भाजपा तो आज किसी दबाव में नहीं है कि एक इतना बड़ा बंगला शहर के बीच जी। ये आपको ध्यान है, जेल सुपरिटेंडेंट वाला बंगला है ये, जिसमें ये रहते थे जी। मैं उस बंगले में बहुत आता जाता था। एक अग्रवाल साहब थे जो वहाँ जेल सुपरिटेंडेंट थे। उस समय मैं रिपोर्टिंग करता था, तो मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी। तो मैं उनके साथ बैठ के गप मारने के लिए कई बार जाता था तो हम बरामदे में बैठ के चाय पीते थे, और कुछ पीता नहीं था मैं, तो चाय पीते थे हम लोग बैठकर। उस समय मैं देखता था बहुत सारे कैदी वहाँ कैंपस में काम करते रहते थे, कोई गार्डन में काम करता है, कोई कुछ है ऐसा। तो मुझको थोड़ा हैरानी भी होती थी कि कैदी बिना हथकड़ी बेड़ी के यहाँ काम कर रहे हैं, सामने सड़क है, कोई निकल के भाग जाए तो क्या होगा, ऐसा मुझको लगता था। नया नया रिपोर्टर था मैं, 20 बरस उम्र थी। उसी समय रायपुर जेल में फांसी हुई थी। उसी बंगले में बैठ के अग्रवाल साहब ने मुझको रास्ता बताया था फांसी देखने का, कि आप ऐसी ऐसी चिट्ठी जेल मंत्री पवन दीवान के लिए लिखो, तो वो मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा आप कुछ भी दे सकते हो इजाजत। ऐसा ये उसी बंगले का है जिसमें नंद कुमार साय अभी रहते हैं, इसलिए मुझको ये पूरी घटनाएं याद आ रही हैं। मैं नंद कुमार साय से भी कुछ अर्सा पहले वहां जाकर मिला था, अभी शायद साल भर के भीतर ही। तो मैं ये देखकर हैरान हूँ शशांक कि जिसको पार्टी ने इतना कुछ दिया, वो पार्टी को छोड़ के इस तरह से चले गए थे। और मुझको व्यक्तिगत रूप से जो लगता है कि ये घोर हिंदुत्ववादी नेता हैं। ये संघ परिवार से इनका बड़ा घरोबा रहा। देखिए, भाजपा में जाने, कांग्रेस में आने के बाद भी अपने मोदी सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया।
ये लोग चाहते थे कि उस तरह इस्तेमाल हो, लेकिन वैसा वो किए नहीं। मतलब इस हद तक हिंदुत्ववादी हैं रहे। तो मुझको एक और घटना मैंने पहले शायद कैमरे के सामने कही है, लेकिन आज नंद कुमार साय के बारे में वो कहना जरूरी है। नंद कुमार साय चाल चलन के मामले में बड़े कट्टर और बड़े शुद्धतावादी व्यक्ति हैं। दारू वगैरह नहीं पीते हैं। ये बहुत सारे आदिवासी नेता दूसरे पीते हैं अपनी संस्कृति के हिसाब से। कवासी लखमा को तो आपने देखा होगा, वो सार्वजनिक रूप से बैठ के भी बोतल लेके बैठ जाते हैं, पी लेते हैं कि भाई हमारी संस्कृति है। उसी आदिवासी समुदाय के नंद कुमार साय हैं, लेकिन ये नहीं पीते। इन्होंने कोशिश की अपने इलाके के लोगों को शराब छुड़वाने की। तो आदिवासियों ने कहा कि हम कैसे शराब छोड़ेंगे, हमारी पीढ़ियों से पीते आ रहे हैं हम लोग, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, आप कैसे शराब छुड़वाना चाहते हो। तो नंद कुमार साय ने उनको कहा, आदिवासी लोगों को, कि शराब की वजह से नुकसान बहुत होता है, पैसा भी जाता है, नशे में पड़े रहते हो, काम नहीं करते हो, इसको छोड़ दोगे तो तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको दारू छोड़वाने बोलते हो, आपको कोई बोलेगा नमक छोड़ दो तो आप छोड़ दोगे क्या। तो नंद कुमार साय ने कहा कि ठीक है, मैं नमक छोड़ देता हूँ आज से, अब छोड़ो तुम लोग शराब। अब उनके इलाके के आदिवासियों ने दारू छोड़ी कि नहीं वो तो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन नंद कुमार साय ने उस दिन के बाद से अभी तक नमक नहीं खाया है। कुछ समय पहले जब मेरी उनसे बात हुई थी तब तक उन्होंने नमक नहीं खाया था। ऐसा ही है? जी बिल्कुल वैसा ही है। जी बिल्कुल वैसा ही है। ये मरवाही में, जब मरवाही में अजीत जोगी को घेरने की बारी आई तो इन्हीं को मैदान में उतारा गया था। नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष थे, नहीं तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार स्वाभाविक रूप से होते। इनका बाद में ये भी मानना था कि इनको हराने के लिए वहां पे डाल दिया गया था, जोगी के सामने उतार दिया गया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री के सामने नेता प्रतिपक्ष को अगर उतारा गया था तो कोई बहुत इनको फंसाने के लिए किया गया हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो नमक ये खाते नहीं है नंद कुमार साय। अब मैं इसको नमक को किसी और संदर्भ में नहीं जोड़ रहा हूँ, उनके भाजपा छोड़ने, फिर अभी कांग्रेस छोड़ने। बहुत सारे लोग जैसे पद लोलुप रहे हैं, उस श्रेणी के ये आते नहीं। इनकी साख अच्छी है। कुल मिला के इन सब के बावजूद आप देखा जाए साख अच्छी है। मुझको क्यों ध्यान पड़ रहा है कि ये संस्कृत वगैरह भी पढ़े हुए हैं, संस्कृत में भी कुछ कुछ श्लोक वगैरह कुछ बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े हुए हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये भाजपा के भीतर वापस कब जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में इनका आना मुझको बड़ा अप्राकृतिक सा लग रहा था। मुझको लग रहा था जैसे कोई दूसरे ग्रह में चले गया हो। 77 का चुनाव, इमरजेंसी के बाद का चुनाव, जिसमें इंदिरा गांधी, नेहरू की बेटी, पूरा देश हार गई थी, उस चुनाव से जो राजनीति कर रहे हैं, 77 में जो विधायक बने थे, वहां से अभी तक जिनका इतना लंबा करियर था, एक बंगले के लिए, एक विधानसभा की टिकट के लिए ऐसे छोड़ के कांग्रेस में चले जाएं, बड़ा ही अप्राकृतिक था। कई लोग, जब इनको, आपको ध्यान है, जब इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात होती थी तो इनके बारे में कई तरह के नारे लगते थे। मैं बहुत नारे दोहराना नहीं चाहता, बुजुर्ग आदमी है, उनके लिए मेरे मन में सम्मान है उम्र के लिहाज से। लेकिन इनके बारे में कहा जाता था नंद कुमार साय, लखीराम की, ऐसे याद है ना? बिल्कुल। मैं अभी कुछ महीने पहले सोच रहा था कि क्या वो नारा बदल गया है, नंद कुमार साय, भूपेश बघेल की, क्या ऐसा हो गया है नारा? अब मैं आज सोचता हूं तो नंद कुमार साय कहीं के नहीं रह गए। अब इसको आप नारा मिला के जैसा देख सकते हैं देखिए। मैं ज़्यादा मदद आपकी कल्पना को नहीं करूंगा, मेरे मन में उनके लिए सम्मान है। बुजुर्ग आदमी है, 77 साल उम्र है, उन्होंने भले बुढ़ापे में अपनी फजीहत करवाई हो भाजपा छोड़ के इधर आके, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है। जी नहीं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करो, राज्य बनने के बाद ज़्यादातर दल बदल जो छोड़ के आए हैं बड़े नेता, उन सब के कैरियर लगभग चौपट हुए हैं। ऐसा? जी। जैसे आप पवन दीवान को ले लीजिए, विद्याचरण जी शुक्ल को देख लो, अरविंद नेताम, इसके अलावा पुराने जैसे डी.पी. धितलहरे, पी.आर. खुटे, रामदयाल उइके, एक बड़े नेता, वो दर्जन बार विधायक जो गए थे, उनमें से एकमात्र थोड़ा सा आगे सर्वाइव कर पाए थे वो सक्रियजीत नायक। बाकी सबका कैरियर खत्म हो गया, मतलब सक्रिय राजनीति से एकदम
अलग थलग से ही रहे। आप जो बोल रहे हैं उसमें 2-3 नेता जो हैं बड़े नेता हैं जी एक नेता जिन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं थी, दल बदल नहीं किया था, जी वो थे श्यामाचरण शुक्ला। जी जिस समय इंदिरा गांधी ही कांग्रेस से बाहर हो गई थी जी और उन्होंने कांग्रेस आई बनाई थी, जी याद है ना बिल्कुल आपको? हाँ तो बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस में रह गए थे। जी ये दरअसल आज की जो कांग्रेस है जी ये 138 साल पुरानी वाली नहीं है, जी वो अलग रह गई थी, उसमें दूसरे लोग रह गए थे, जी देवराज अरस और तो ये छोड़ के निकली थी इंदिरा गांधी। श्यामाचरण पुरानी कांग्रेस में रह गए थे। जी वो इस रफ्तार से सोच नहीं पाए थे कि जिधर इंदिरा रहेंगी कांग्रेस वहीं रहेगी, जी तो वो इधर नहीं आ पाए थे। जी लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस में आने की श्यामाचरण ने कोशिश की जी तो शायद 12 बरस लगे थे उनको, हाँ 10 साल रहे थे। 10 साल लगे थे, ऐसे ही कुछ था। जी ऐसे ही जब विद्याचरण शुक्ल, वीपी सिंह, अरुण नेहरू इनके वक्त निकाले गए थे पार्टी से, हाँ निकाले गए। इनको निष्कासित किया था राजीव गांधी ने। जी विद्याचरण शुक्ल को भी वापस पार्टी में आने में टाइम लगा था पहला। जी फिर विद्याचरण शुक्ल ने 2000 में जब उनको नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, जी छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो विद्याचरण फिर एनसीपी में चले 2002 में 2002 में वो एनसीपी में चले गए। हाँ 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए जी तो वो भाजपा में जाके जोगी के खिलाफ महासमुंद से लड़ लिए। जी फिर किसी तरह से खींचतान के वो उनकी ऑपरेशन घर वापसी हुई, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ा था। इंतजार करना पड़ा उनको बरसों। जी उतना बड़ा नेता वो पार्टी के ऑफिस में एक एक नेता से मिले, एक एक को फोन करें, हमारे बारे में बात कीजिए, हमारे बारे में बात कीजिए। सोनिया गांधी उनको लेने तैयार नहीं थी, बड़े मुश्किल से उनकी वापसी हुई थी। उस वापसी के बाद पूरा करियर वो कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ा पाए। झीरम हमले में जो लोग शहीद हुए कांग्रेस के, उनमें विद्याचरण भी एक थे। दूसरा एक दिलचस्प कैरेक्टर जो है, किरदार, वो पवन दीवान रहे। जी पवन दीवान जी से मेरा बड़ा घरोबा और प्रेम था। जी आपको ध्यान है अभी मैं जो कह रहा था जी कि जेल में फांसी देखने की इजाजत, तो पवन दीवान जनता पार्टी में जी जेल मंत्री थे, जनता पार्टी सरकार में। जी उस वक्त मैं चिट्ठी लेके उनके पास गया जी कि रायपुर जेल में ऐसा फांसी होने वाली है, फांसी की सजा बड़ी अमानवीय है, जी मुझको अगर इजाजत देंगे तो मैं इसको देख के लिखना चाहूँगा, जिससे इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ जन जागरण पैदा हो सके। ऐसा जी कवि हृदय थे, कविता लिखते थे, संत थे, जी तो साधु थे। जी तो उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट से पूछा, जेल सुपरिटेंडेंट अग्रवाल साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा साहब जेल मैनुअल तो साइलेंट है, उसमें कुछ लिखा नहीं है कि किसी पत्रकार को इजाज़त दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन आप तो मंत्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी तो वो पहली बार विधायक बने थे, पहली बार मंत्री बने थे, तो वो इस झांसे में आ गए। वो रायपुर ही में थे उस समय? रायपुर सर्किट हाउस में। अच्छा, यही सर्किट हाउस में मैं जाके मिला था। जी तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि इजाज़त दें ऐसा। जी तो उस आधार पे मुझको फांसी देखने मिली थी, उसकी रिपोर्टिंग मैंने की थी। मैं 20 बरस का था उस समय, छोटा था। जी आप लोग बड़े रिपोर्टर थे, यानी अधिक उम्र के थे जब रिपोर्टिंग करते थे। मैंने बहुत कम उम्र से 18 साल से चालू कर दिया था। 20 साल में फांसी देख ली और 20 साल के बाद अभी 45 साल गुजर गए हैं, उससे बड़ी कोई रिपोर्टिंग पिछले 45 साल में मैं नहीं कर पाया हूँ। दूसरे मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के देश के इतिहास की पहली घटना, देश के इतिहास की पहली फांसी की रिपोर्टिंग थी। तो वो पवन दीवान का एक एहसान मेरे ऊपर व्यक्तिगत है। लेकिन जब मैं कैमरे के सामने व्याख्या कर रहा हूँ तो मुझको ध्यान पड़ रहा है कि पवन दीवान भी 77 में जनता पार्टी से टिकट पाकर लड़े, विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन अर्जुन सिंह उनको लेके आ गए कांग्रेस पार्टी में। यहाँ फिर जेल सुपरिटेंडेंट अग्रवाल साहब की भूमिका रही, अजीत जोगी की भूमिका रही। अच्छा। तो ये अजीत जोगी कलेक्टर भी रायपुर के रह चुके थे। तो ये घेर घार के पवन दीवान को लेके आए कांग्रेस पार्टी में। अर्जुन सिंह ने उनका दाखिला करवाया, उनको फिर चुनाव लड़वाया। ऐसा पवन दीवान का करियर जो है वो भी
कभी इधर से सांसद, कभी उधर से विधायक, कभी शुक्ल बंधुओं के खिलाफ एक बड़ा चेहरा मिल गया। बड़ा चेहरा था शुक्ल बंधुओं के खिलाफ। अर्जुन सिंह की पूरी राजनीति जो थी वो छत्तीसगढ़ में शुक्ल बंधुओं से कई किस्म की चुनौतियां पाते ही रहती थी, जिनमें हिंसक चुनौतियां भी कुछ एक रहती थी। तो पवन दीवान जो है शुक्ल बंधुओं के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक बड़ा छत्तीसगढ़ी चेहरा थे। छत्तीसगढ़ी चेहरा इस हिसाब से थे कि शुक्ल बंधु छत्तीसगढ़ी चेहरा कभी बन नहीं पाए, वो छत्तीसगढ़ के नेता थे। एक निर्दलीय चुनाव भी लड़े छत्तीसगढ़ पार्टी अपना एक पहले निर्दलीय छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण 1980 की बात है, राज्य निर्माण और उस समय भी करीब करीब 80,000 वोट पाए थे। मतलब बड़ा नाम था उनका, बड़ा नाम था। लेकिन ये पार्टी बदलते थे। ये जब सहूलियत रहती थी कांग्रेस में चले जाते थे, जब सहूलियत रहती थी भाजपा में चले जाते थे। मुझसे उनके बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध, बहुत प्रेम से मिलते थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने पार्टी ऐसी बदली, और कई बार, जैसा आपने देखा है ना, रेलवे का इंजन जो पुराना भाप वाला चलता था, उसमें पिस्टन रहता है, ऐसा भीतर जाता है फिर बाहर आता है, फिर भीतर जाता है फिर बाहर आता है। ऐसे ही पवन दीवान का था। कभी एक पार्टी में जाते थे, कभी बाहर निकल जाते थे, फिर जाते थे, फिर बाहर निकल जाते थे। तो मैंने पवन दीवान के एक बार पार्टी बदलने पर, ये अखबार हम शुरू कर चुके थे, इसके पहले पन्ने पर उनकी बड़ी सी फोटो मैंने लगाई जिसमें खूब जोरों से हंस रहे थे वो। उसके नीचे मैंने लिखा, यह आदमी हर कुछ बरस में इसी तरह हंसते हुए पार्टी छोड़ देता है और उसकी पार्टी रोते रहती है। कभी भी छोड़ देते थे पार्टी। इन्होंने कई बार कांग्रेस भाजपा छोड़ी थी, यानी दल बदल के मामले में पवन दीवान जो हैं वो पीछे नहीं थे। और जैसा नंद कुमार साय अभी एक बंगला, एक ओहदा, एक टिकट, उस चक्कर में भूपेश के पास आ गए थे, यहाँ नहीं हो पाया, अब शायद हो सकता है फिर वापस जाएं। ये काम पवन दीवान इनसे ज़्यादा बार कर चुके हैं, ज़्यादा बार कर चुके थे। अरविंद नेताम जो कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रहे हुए एक सबसे पुराने व्यक्ति, आदिवासियों में बड़े पढ़े लिखे और बड़े कद के नेता थे ये अरविंद नेताम। इंदिरा गांधी के कैबिनेट में उप मंत्री थे। तो इनकी बड़ी इज्जत थी, सम्मान था। लेकिन कोई टिकट, कोई ओहदा, कोई लाल बत्ती, कोई बंगला, इन्होंने भी छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। लगातार निर्वाचित रहे। ये शायद सबसे पहले एनसीपी में गए, नहीं, सबसे पहले ये बसपा में गए, बसपा में चले गए कांग्रेस से छोड़ के, जिसकी यहाँ जमीन भी नहीं थी ज्यादा छत्तीसगढ़ में। और ये जिस आदिवासी इलाके के से आते हैं, बस्तर से, वहाँ तो बिल्कुल ही बसपा की जमीन नहीं थी। बसपा की जो जमीन है बिलासपुर संभाग में है, छत्तीसगढ़ में। जी, वो दोनों जगह से लड़ाए थे, कांकेर से और जांजगीर चांपा, दोनों से लड़ाए। हाँ जी। तो बसपा के पास लोकसभा के उतने कैंडिडेट भी नहीं थे। बिल्कुल। ये 3-4 जगह से मांगते तो 3-4 जगह इनको पार्टी टिकट दे देती। तो इन्होंने दुर्गति करवाई नेताम वहां से फिर भाजपा चले, एनसीपी चले गए। मुझको ध्यान है कि रायपुर में नेताम का जिस दोस्त के यहाँ उठना बैठना होता है, एक पीए संगमा थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, आपको याद होगा, नॉर्थ ईस्ट के थे वो। उनकी बेटी अभी कांग्रेस में शायद है। तो पीए संगमा जब यहाँ आते थे तो शाम के समय अपने उसी दोस्त के यहाँ, नेताम, संगमा और उनके यहाँ के दोस्त, नाम लेना ठीक नहीं है, शाम की बात है, मैं क्यों किसी का नाम लूँ, तो ये लोग बैठते थे वहाँ पे। तो संगमा एनसीपी में चले गए थे, याद है आपको? जी बिल्कुल। विदेशी मूल के मुद्दे पे सोनिया गांधी के खिलाफ पार्टी छोड़े थे, एनसीपी में चले गए थे। तो नेताम को भी ले गए वो एनसीपी में। तो नेताम का बसपा के बाद एनसीपी का जाना हो गया। एनसीपी के बाद जब उनको लगा कोई भविष्य नहीं है तो भाजपा भी होके आ गए थे। जी, ऐसा ही था। बिल्कुल। भाजपा से निकलने के बाद अभी फिर वो कुछ अर्सा पहले कांग्रेस आ गए थे। अब फिर वो कांग्रेस छोड़ के एक नई पार्टी ही उन्होंने बना ली, हमर राज पार्टी। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस छोड़ने के बाद इनकी गिरावट ही होती गई, राजनीतिक भविष्य इनका ऊपर नहीं उठ पाया। नहीं, चुनावी राजनीति से तो अलग ही हो गए थे। हाँ। लेकिन एक विचारक, एक उसके रूप में इनकी भूमिका थी, या पार्टी में इनको महत्व उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ
यहाँ कांग्रेस में भी समीकरण बदलते हैं तो उस हिसाब से नेताओं को महत्व मिलता है। हाँ बिल्कुल, वो उसी हर तरह नेता को हर सरकार में थोड़ी महत्व मिलता बिल्कुल है। उसी तरह क्या है कि इन्होंने कुछ मुद्दे बहुत जोरदार दंड उठाए थे, पैसा कानून को लेके, बिल्कुल। बोध घाट को लेके, जो आखिर बाद में मानने पे तैयार हुई जब ये पार्टी छोड़ चुके थे। तो पार्टी के भीतर उनकी उतने कद्र नहीं हुई। बाद में अब जब हिसाब किताब कर रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इतना नुकसान पहुंचाया है, अपने यहाँ के सबसे बड़े आदिवासी नेता को यूं ही जाने दिया, नई पार्टी बनाने दिया, बिल्कुल, तो ये एक बड़ी घटना थी। लेकिन इन्होंने पाया कुछ नहीं है, नुकसान ही हुआ। अब अरविंद नेताम जी से आपने देखा होगा, हम इस स्टूडियो में कई बार इंटरव्यू उनसे कर चुके हैं। उनका भी कहना है कि अब उनकी उम्र इतनी हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा चुनाव, बहुत ज़्यादा राजनीति के लायक अब नहीं है। लेकिन आदिवासियों के भीतर एक जागरूकता के लिए, एकजुटता के लिए, आदिवासी मुद्दों को सामने रखने के लिए उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट खड़े किए थे। जी। कम से कम 2, 3, 4 सीटें ऐसी है जहां इनके कैंडिडेट की वजह से ही कांग्रेस हारी। कुल मिला के एक माहौल बनाने में कामयाब तो रहे। कामयाब रहे। इन्होंने मुद्दा उठाया, पैसा का मुद्दा उठाया, जो कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के हक के साथ छेड़खानी की, हक छीन लिया, बेईमानी की थी, उसको मुद्दे को उठाया था इन्होंने। और जो बाबा हारे हैं, टीएस सिंहदेव सरगुजा में कुल 95 वोट से जो हारे हैं, वहां पर भी हमर राज पार्टी जो है नेताम की, इसके 750 वोट थे। लेकिन खैर, नेताम जो हैं अब एक चुनावी राजनीति के हिसाब से एक मार्गदर्शक होके रह गए हैं और उनकी कोई अगली भूमिका आगे के चुनावों में नहीं है। और कोई है बड़े नेता जिन्होंने दल बदल किया हो? बहुत बड़े नेताओं में से था PR कुटे, सांसद थे, वो छोटे। सबसे बड़े थे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे रामदयाल उइके। अच्छा, रामदयाल उइके पहले भाजपा में गए, कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आए, नहीं फिर कांग्रेस में रहते रहते ये कार्यकारी अध्यक्ष तक बन गए थे चुनाव के। ठीक चुनाव के पहले ये भाजपा में चले गए, तो भाजपा में फिर लगातार 2 चुनाव आ रहे। इस बार भी वो चुनाव हार गए, जबकि उसकी बगल वाली सीट से भाजपा जीती। ये रामदयाल उइके जिन लोगों को याद नहीं होगा, ये वही हैं जिन्होंने 2000 में जोगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायक बनने के लिए अपनी सीट खाली की थी। वही है रामदयाल उइके जी, वही है ना? जी। तो ये जोगी का जब तक कार्यकाल रहा, रामदयाल उइके कहीं न कहीं उनके साथ जुड़े रहे। उन्हीं के वजह से ये पार्टी के उपाध्यक्ष तक यहाँ पे बने छत्तीसगढ़ में। ऐसा ही था जी। और कोई बड़े नेता बहुत सारे हुए, जैसे ताराचंद साहू का नाम। तो ताराचंद साहू को टिकट नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़े। तो स्वच्छ बाद में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच बनाया और फिर वो सिमट भी गई और उनकी जल्दी डेथ भी हो गई 3-4 साल। DP दितलहरे बड़े सत्तामी समाज के बड़े नेता थे, लेकिन निर्दलीय भी चुनाव लड़े, जोगी कैबिनेट में मंत्री रहे। फिर उसके बाद वो भी बाद में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच में चले गए, वो भी लगभग चौपट हो गया उनका कैरियर। तरुण चटर्जी का तो सबसे पहले प्रचारित है ही, मतलब कि वो जैसे ही दल बदला उनका कैरियर खत्म ही हो गया। असल में तरुण चटर्जी की पीढ़ी के बहुत सारे नेता जो थे, जो कि विद्याचरण से जुड़े हुए थे जी, इनका करियर जो है विद्याचरण की वजह से भी डामाडोल होते रहा। कभी जन मोर्चे के समय VP सिंह के साथ जी, तो आपको ध्यान होगा सुभाष दुप्पड़, राजेंद्र तिवारी, ऐसे कई लोग जो हैं ये कभी विद्याचरण के साथ जुड़े रहे, पार्टी के बाहर चले गए, कभी साथ में नहीं जुड़े रहे, पार्टी नहीं छोड़ी, ऐसा इनके साथ में चलते रहा उनका। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले दिवंगत हुए हैं विक्रम भगत, जो कि सरकार में मंत्री रहे और वो भी पार्टी छोड़ के, भाजपा छोड़ के आए थे कांग्रेस में। उसके बाद से वो सक्रिय राजनीति से एकदम अलग ही रहे। वैसे ही डॉक्टर सोहन लाल बहुत कम उम्र के थे, ये लरंग साहेब परिवार के थे, वो भाजपा के बहुत प्रतिष्ठित नेता। वो भी चुनाव के बाद वो भी सक्रिय राजनीति से एकदम अलग रह गए। अभी खेती किसानी कर रहे हैं। लेकिन बड़े नेताओं की लिस्ट अपनी खत्म हो गई है अभी फिलहाल जी। अगर कोई छूटा हुआ याद ना आए, भूले बिसरे गीत जैसा तो मैं अभी नंद कुमार साय के बारे में हम लोग जितनी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, ये तमाम बातें ध्यान रखिएगा। ये 21 तारीख की शाम 5:36 हुआ है अभी। 21 तारीख शाम को 5:36, यहीं तक की जानकारी सही है।
अभी 37वें मिनट पे अगर ये भाजपा में जा चुके होंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जी। ऐसी ही संभावना है। नहीं, दूसरी पार्टियों में, दूसरे राज्यों में हाँ ऐसा हुआ है कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, हाँ, ब्रिजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हाँ, यूपी के। ये दूसरे दलों के तोड़फोड़ करके हेमंत आए। बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने इंपोर्ट किया उनको असम में, जी और अपने खुद के सारे नेताओं को किनारे करके जी इतना बड़ा नेता बना दिया, लगातार मुख्यमंत्री बनाए हुए है बीजेपी उनको, जी और वो पूरे देश में घूम के बीजेपी के स्टार प्रचारक हो गए। कांग्रेस में इतना रहे हैं वो कि आज कांग्रेस के खिलाफ जब बोलते हैं तो कुछ राहुल गांधी का कुत्ता बिस्किट ऐसा भी कुछ बोलते हैं। उन्होंने देखा हुआ होगा वहाँ पे कुत्ता का बिस्किट, मैंने तो नहीं देखा है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने देखा होगा। याद है ना आपको, ऐसा किस्सा सुनाते हैं वो जी। कुत्ता बिल्ली का। यूपी बिहार में इस तरह के चुनाव के पहले छोड़ना बनना फिर जीतना इस तरह का होते रहे और बहुत सारे लोग सफल भी रहे। लेकिन तेलंगाना का मामला देखो आप, तेलंगाना में अभी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी जी जिनके शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी, जी राहुल गांधी, ये सारे लोग पहुंचे थे वहां पर। जी ये रेवंत रेड्डी अभी कुछ साल पहले ही कांग्रेस में आए हैं। जी इसके पहले शायद 15-20 साल ये विपक्ष में रहे तेलंगाना जी में। जी इनका एक इंटरव्यू मैं बीबीसी पे देख रहा था, उस इंटरव्यू में इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरा ये 2-3 साल का ही मेरा करियर नहीं है, पहले विपक्ष का भी मुझको 15-20 साल का अनुभव है। कुछ आंकड़े मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसा लंबा हिस्सा उन्होंने गिनाया था। तो कांग्रेस ने भी वहाँ ये प्रयोग किया, दूसरे पार्टी से लेके आई, अपने पार्टी के जितने बुजुर्ग बरगद थे उन बरगदों को कहा कि आप लोग अभी शांत बैठो यहाँ पर, और बरगदों से अलग ये एक नया लगाया उसने पेड़, बाहर से उखाड़ के लाके यहाँ ट्रांसप्लांट किया। उस आदमी ने, उस नौजवान रेवंत रेड्डी ने पार्टी को पूरा जिता दिया, वहाँ पर सरकार बना दी। और जो जिन 3 राज्यों में से 2 राज्य, 3 राज्य, 1 राज्य यहाँ चर्चा चल रही थी कांग्रेस सरकार बनने की, तो भूपेश बघेल, कमलनाथ, अशोक गहलोत सारे दिग्गज धरे रह गए, और रेवंत रेड्डी जैसा नया चेहरा जो कांग्रेस में कुछ साल पहले तक नहीं था, अंधाधुंध उसने वहाँ पर पार्टी को समर्थन दिला दिया, सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गया। एक दिलचस्प बात बताऊं क्या शशांक, हालांकि दल बदल से उसका लेना देना है, दल बदल वाली बात पूरी हो गई। रेवंत रेड्डी से एक बात मुझको याद पड़ रही है, एक सुनील कोलुगुलू, हाँ, कनुगोलू, हाँ ऐसा, मैं सुनील ही बोल देता हूँ, हाँ। मेरा खुद का नाम है तो मेरे लिए बोलना आसान है, बाकी याद रखना कठिन है। वो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी देख रहे थे चुनाव की, ठीक है, वहाँ सरकार बन गई। तो पार्टी ने उनको कहा कि आप अब जहाँ चुनाव होने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे जाके काम देखो। तो शायद राजस्थान का उन्होंने मना कर दिया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का काम देखेंगे ऐसा कह के वो यहाँ आए। मुझको किसी ने कहा है, ये सच है या नहीं है, झूठ मुझको नहीं मालूम, मेरी कोई पहुँच नहीं है इसको चेक करने के लिए। छत्तीसगढ़ में उनको कहा गया कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको वापस भेज दिया गया। एक मीटिंग में थे, ऐसा प्रचार है, हाँ, और उसमें उन्होंने बता भी दिया था कि उनके सर्वे में कि 40 सीट के आसपास आ रही है कि, तो वो पसंद नहीं आई, पसंद नहीं की गई उनकी बात। उनको कहा गया छत्तीसगढ़ को हम बेहतर समझते हैं, हम यहाँ की रणनीति बना लेंगे, आप मेहरबानी करके यहाँ से रवानगी डालो, जिस भाषा में भी कहा गया होगा। तो उनकी यहाँ से रवानगी हो गई। मध्य प्रदेश का वो काम देख रहे थे, तो मध्य प्रदेश में पता लगा कि कमलनाथ इतना नाराज हो गए उनसे जब इन्होंने कमजोरियां बतलाई कांग्रेस पार्टी की और कमलनाथ की, कि कमलनाथ ने जो मकान इनको दिया था काम करने के लिए, कहा कि 24 घंटे के भीतर इसको खाली करो, 24 घंटे में खाली करके निकल लो यहाँ से, भगा दिया। तो चले गए। तेलंगाना में ये काम कर रहे थे, वहीं इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसका नतीजा वहाँ सामने है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्या नतीजा है, चुनावी रिजल्ट 2023 का मुझको अभी ठीक से याद नहीं है। जो भी पार्टी हारी होगी जीती होगी आपको ज़्यादा याद होगा, मैं भूल रहा हूँ। तो यहाँ 2 जगहों पे उनको भगाया गया यहाँ से, तो उसका ये हाल निकला। मुझको अभी पता लगा है कि कर्नाटक में वहाँ सरकार ने उनको अपना औपचारिक सलाहकार बना लिया है, जब चुनाव जीत के आए थे तभी से।
देखने की बात है कि ये दो राज्य सक्षम थे कांग्रेस के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यहाँ जरूरत नहीं थी किसी रणनीतिकार की, खासकर छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की रणनीति अपनी बनाने वाले लोग यहीं के थे जो बेहतर समझते थे। रिजल्ट क्या निकला आखिरी का मैं अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ठीक है शशांक, बिल्कुल। तो और तो कुछ बचा नहीं है अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए। ये जानकारी ठीक है ना ये? हाँ। तो मैं शॉर्ट टर्म में मेमोरी लॉस है, मैं ज़्यादा नहीं जानता कि रणनीतिकार न रहने से बाहर आउटसाइडर रणनीतिकार न रहने से क्या नुकसान हुआ है, अगर हुआ होगा तो। अगर कांग्रेस की सरकार दोनों जगह बन गई होगी तो भी मैं अभी भूल रहा हूँ। फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी टिप्पणी लिखिएगा, दोस्तों को भी इसका लिंक भेजिएगा, हमको अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का शौक़ रखते हैं तो ध्यान रखिएगा, कैंसर भी ऐसे लोगों का शौक़ रखती है जो इनको खाते पीते हैं। कैंसर छोड़ती नहीं है। आपके पास तो ये मौका है कि इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर मिलते हैं।